हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में इनक्रेडिबल एकेडमी के। और आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो सबकी डिमांड रहती है इंग्लिश में, दैट इज वोकेबुलरी, और उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन ईडियम्स एंड फ्रेजेस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज मैंने आपके लिए 10 वो ईडियम्स लिए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। आइए उन ईडियम्स को देखते हैं और आज 10 के 10 याद ही कर लेंगे बस। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, देखते हैं। आइए फर्स्ट वन देखते हैं। द फर्स्ट वन इज एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ठीक है, इसका मीनिंग होता है मैटर ऑफ डिस्प्यूट, यानी झगड़े की वजह, है ना, झगड़े की वजह। अब एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड को याद कैसे किया जाए? देखिए, याद करने का तरीका तो एक ही होता है वोकेबुलरी का, आप रट्टा नहीं मार सकते हैं। आपको उसको किसी भी तरह किसी चीज से लिंक करना होगा या मेमोराइज कर लेना होगा, ठीक है, अच्छे से, है ना। अब वो किसी स्टोरी के थ्रू मेमोराइज करेंगे तो वो भी बहुत अच्छी बात हो सकती है। अब एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड को देखिए करेंगे कैसे। मान लीजिए कि एक एप्पल मैंने आपको दिया ला करके, 4-5 लोग आप लोग बैठे हुए हैं और मैंने एक एप्पल दिया और बोला कि लो इसको बांट के खा लो। अब तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा, सब बोलेंगे कि मुझे दो मुझे दो मुझे दो। यानी मैंने एक ऐसा एप्पल दिया जो झगड़े की वजह बन गई, बस यही हो गया। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब होता है मैटर ऑफ डिस्प्यूट। देखा आपने, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, इसका मतलब हुआ झगड़े की वजह। इज दैट क्लियर? बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। यानी कि एक एप्पल दिया और वही झगड़े का कारण बन गया कि भाई अब कौन खाएगा इस एप्पल को, तो हो गया झगड़े की वजह। अगर सेंटेंस में इसका यूज करना चाहे तो कैसे यूज कर सकते हैं? सेंटेंस में यूज करना बहुत आसान है। जैसे आप बोल सकते हैं कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, है ना। यानी कश्मीर जो है, झगड़े का मुख्य कारण इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है वो क्या है? कश्मीर है। कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई जैसे बोलते हैं हिंदी में आंखों का तारा, आंखों का तारा बहुत प्यारा। इंग्लिश में वही एप्पल ऑफ वंस आई बन जाता है। ये देखिए, वंस आई। इज दैट क्लियर? एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब हुआ आंखों का तारा, यानी बहुत प्यारा। आई एम एप्पल ऑफ माई मदर्स आई। वंस की जगह किसी व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं। आई एम एप्पल ऑफ माई मदर्स आई। अंडरस्टूड? चलिए सेकंड नेक्स्ट में बढ़ते हैं। एप्पल पाई ऑर्डर। किसी भी चीज को अगर आपको याद करना हो तो एक दिमाग में ना एक पिक्चर बना लीजिए। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता क्या है? अगर मैं आपको अगर बोल दूं कि इन गुड कंडीशन, कोई भी चीज बहुत व्यवस्थित तरीके से है, अच्छे तरीके से है, तो उसको बोला जाता है एप्पल पाई ऑर्डर। तो हो सकता है कि आपको याद करने में थोड़ा मुश्किल हो जाए, ठीक है, लेकिन इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। देखिए एप्पल पाई कैसा होता है, वो पाई खाने का होता है ना, मीठा मीठा सा। ये देखिए पाई है, एप्पल पाई, ये देखिए एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखा रहता है, मीठा मीठा सा खाने का रहता है, ठीक है, और उसके ऊपर थोड़ा सा लोग हनी वगैरह को स्प्रेड कर देते हैं और बड़ा सुंदर लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। उसको प्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखा रहता है, यानी क्या हुआ, एक अच्छे ऑर्डर में रखा हुआ, एक अच्छे कंडीशन में, सुंदर लग रहा है देखने में। तो इसी से बना हुआ है इडियम्स एप्पल पाई ऑर्डर। आपको समझ में आ रहा है? यानी क्या? इन गुड कंडीशन। इन गुड कंडीशन, आप देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, हिंदी में बोल सकते हैं बिल्कुल ठीक हालात में। बिल्कुल ठीक हालत में यानी अच्छे तरीके से। एप्पल पाई ऑर्डर, ठीक है।
जब मैं उसके रूम में गई, हर सभी चीजें बड़ी व्यवस्थित तरीके से रखी हुई थी. When I entered his room, everything were in apple pie order. Everything were in apple pie order. हर चीज बहुत अच्छे से था. ठीक है. I want my everything in apple pie order. भाई मुझे हर चीज बहुत अच्छे से चाहिए रहती है, मेरी हर चीज ढंग से रखी रहनी चाहिए. Is that clear? और इसी का एंटोनिम हम बोलते हैं. आप एंटोनिम के साइन को समझते हैं? ये थर्ड वाले का एंटोनिम है कि कोई भी चीज अच्छे तरीके से नहीं रखा है, फेंका हुआ इधर उधर, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में एट सिक्सेस एंड सेवेंस. एट सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब होता है इन डिसऑर्डर, है ना, यानी कि इधर उधर फेंका हुआ, छीटा हुआ, इसको बोलते हैं एट सिक्सेस एंड सेवेंस. देख लीजिए ध्यान से. ठीक है. अस्त व्यस्त जिसको बोला जा सकता है हिंदी में, अस्त व्यस्त. ठीक है. अब इसको याद कैसे करेंगे? हम जब उसके रूम में गए तो 6-7 चीजें इधर फेंकी हुई थी, 6-7 चीजें उधर फेंकी हुई थी. ऐसे करके हम याद कर लेंगे. एट सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब हुआ अस्त व्यस्त यानी इन डिसऑर्डर, और इसी का एंटोनिम हो जाता है एप्पल पाई ऑर्डर यानी इन गुड कंडीशन. ओके. नेक्स्ट आ जाते हैं एट फ्यूल टू द फायर. फ्यूल मतलब आप लोग समझ रहे हैं. ठीक है. टू द फायर. ठीक है. वो बोलते हैं ना कि घाव में नमक छिड़कना, ठीक है, आग में घी डालना, तो वो चीज और ज्यादा क्या हो जाता है, एक्सेग्रीगेट हो जाता है, बढ़ जाता है. टू मेक द मैटर वर्स, किसी भी चीज को बिगाड़ देना. कुछ याद है छोटे थे तो जब पेरेंट्स वगैरह डांटते हैं तो उधर से हम लोग के सिबलिंग्स वगैरह आएंगे या रिलेटिव्स आएंगे और वो और भी बोल देते हैं, मेरे साथ भी इसने ऐसा किया था, मुझे भी इसने ऐसा जवाब दिया था, मुझे भी इसने मारा था. तो वो क्या कर रहे हैं, उस सिचुएशन को और खराब कर रहे हैं. भाई पहले ही से हमको डांट पड़ रही है और तुम फिर उसमें और परेशान कर रहे हो. दैट मीन्स यू आर एडिंग फ्यूल टू द फायर. ठीक है. डोंट एड फ्यूल टू द फायर. आप मना करिए उसको, अरे यार मत बोलो, ऐसे ही डांट पड़ रहा है ऊपर से और बोलते जा रहे हो, तो क्या बोल सकते हैं, डोंट एड फ्यूल टू द फायर. ठीक है. मीनिंग हुआ टू मेक द सिचुएशन या मैटर वर्स. क्लियर हुआ? आप लोग एक बार ऐसा करिएगा, इस स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. मैं साइड हो जाती हूं, आप एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा. ओके. आगे बढ़ते हैं. एन आर्म चेयर जॉब का मतलब क्या होता है देखिए. ठीक है. एन आर्म चेयर जॉब का क्या मतलब होता है? आर्म चेयर क्या होता है, जब लोग रिटायर हो जाते हैं ना तो एक चेयर आती है जो लंबी सी होती है जिसमें आराम से बैठ भी सकते हैं, लेट भी सकते हैं. दैट इज कॉल्ड आर्म चेयर. अब आर्म चेयर जॉब का मतलब क्या हुआ, यानी कि ऐसी जॉब जो कि बड़ी कंफर्टेबल भी हो और अच्छा खासा इनकम भी आते रहे. अरे भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इसका, सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब. समझ में आई बात? यानी गुड इनकम जॉब विथ हाई कंफर्ट. इज दैट क्लियर? यानी कि अच्छी नौकरी अच्छे इनकम के साथ, आरामदायक नौकरी बोल सकते हैं. ठीक है. इसी को बोलते हैं एन आर्म चेयर जॉब. I am preparing for competitive exam because I want an armchair job. Understood? चलिए नेक्स्ट में पढ़ते हैं एक्लीज हील. एक्लीज हील क्या होता है अब देखिए. इसका मतलब हुआ अ स्मॉल बट फेटल वीकनेस. है ना, छोटा सा वीकनेस लेकिन बहुत मतलब आपको इफेक्ट कर रहा है वो वीकनेस. अब इसको याद कैसे करेंगे. एक्लीज नाम का ना एक लड़का था, तो उसका शरीर बहुत ना कमजोर था, तो उसकी माँ को किसी ने बताया, होते हैं साधु वगैरह होते हैं, कि इसको ले जा करके इस नदी में नहला देना, होली वाटर में नहला देना, और उस पानी से इसका शरीर जो है मजबूत हो जाएगा. उसकी माँ बोली चलो ठीक है भाई, इसको ले जाके नहला देते हैं. अब क्या हुआ कि बच्चा छोटा था, तो आप देखते हैं छोटे बच्चों को जब पकड़ा जाता है नहाने के लिए तो उसकी माँ ने उसको हील से पकड़ा. हील मतलब पैर जो होता है ना, पैर की तरफ से पकड़ा. ठीक है. पैर की तरफ से पकड़ा बच्चे को उल्टा करके और ऐसे करके वाटर में डुबो दिया. अब शरीर का पूरा हिस्सा तो पानी में गया, लेकिन वो जो हाथ से जो उसका हील पकड़ी हुई थी, ठीक है,
पैर टकना जिसको बोलते हैं, हील को नहीं, सॉरी, हील जो पकड़ी हुई थी, ठीक है, वहां पे क्या हुआ, वो हिस्सा तो हाथ में ही रह गया, एड़ी का हिस्सा हाथ में रह गया और वो हिस्सा उसका वीक रह गया, बाकी शरीर जो है पूरा मजबूत हो गया, स्वस्थ हो गया। तो एक्लीज हील का मतलब यही हुआ, वो छोटा सा हिस्सा जो कमजोर है ना। जैसे आप लोग बोल सकते हैं सब सब्जेक्ट ठीक है लेकिन इंग्लिश जो है मेरा थोड़ा वीक है, ठीक है, इन ऑल सब्जेक्ट इंग्लिश इज एक्लीज हील फॉर मी, या दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज एक्लीज हील फॉर मी, ठीक है, समझ में आया। अ स्मॉल बट फेटल वीकनेस, देख लीजिए इसको ध्यान से। और हिंदी अगर लिखना चाहे तो इसका हिंदी लिख सकते हैं कमजोर पक्ष, कमजोर पक्ष। आई होप आपको समझ में आ गया ये। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एन ओल्ड फ्लेम, नेक्स्ट वन, एन ओल्ड फ्लेम। एन ओल्ड फ्लेम क्या होता है? एन ओल्ड फ्लेम, एन ओल्ड फ्लेम को बोलते हैं वो पुराना प्यार, है ना, उसी को बोलते हैं एन ओल्ड फ्लेम। ये देखिए, वन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप विथ इन द पास्ट, यानी वही पुराना प्यार, है ना, ठीक है, होता है ना, जब किसी को देखो, कोई एक्स हो उसको देखो तो पुराना प्यार फिर उमड़ने लगता है, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं एन ओल्ड फ्लेम। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ रोजेस एंड बेड ऑफ थॉर्न्स, ये 9th का एंटोनिम है 10th वन। एंटोनिम का मैं साइन बना दे रही हूं, ये साइन एंटोनिम का होता है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके। आप देख लीजिए, बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या होता है? प्लीजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, आरामदायक जिंदगी, ठीक है, आरामदायक जिंदगी को बोला जाता है बेड ऑफ रोजेस। एवरीवन्स लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, हर किसी की जिंदगी आरामदायक जिंदगी नहीं होती है, ठीक है। यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर द बेड ऑफ रोजेस, अगर आपको आरामदायक जिंदगी चाहिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो बेड ऑफ रोजेस का मतलब हुआ प्लीजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, आरामदायक जिंदगी। ठीक है, और इसी का उल्टा क्या हुआ? आरामदायक जिंदगी अगर नहीं रहेगी तो क्या होगा? यानी बहुत मुश्किल हो जाएगा। बेड ऑफ थॉर्न्स मतलब वही, थॉर्न्स मतलब क्या हुआ? कांटे, रोज में जो कांटे होते हैं। अ सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी, कठिनाई, देख लीजिए उसी का एंटोनिम। हिंदी लिखेंगे तो लिख लीजिए तकलीफ से भरपूर, तकलीफ से भरपूर, बेड ऑफ थॉर्न्स। इसके बहुत से सिनोनिम्स मैं आपको जरूर नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। बेड ऑफ थॉर्न्स का मतलब होता है अ सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी। Nowadays my life has become bed of thorns, आजकल मेरी जिंदगी बहुत कठिनाइयों से भरी हुई है। Nowadays क्या हो सकता है इसको याद करने से? अगर आप स्कूल में हैं तो ऐसे idioms और phrases को यूज करेंगे अपने ऐसे वगैरह में, लेटर वगैरह में, तो वो आपके लेटर और ऐसे के एक को बहुत एनहेंस कर देगा, बहुत अच्छा माना जाएगा, मार्क्स अच्छे मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इनके साथ ऑप्शंस दिए जाएंगे, वो कैब पोर्शन में सारे के सारे पूछे गए किसी ना किसी एग्जाम में, तो ये बहुत जरूरी है कि आप ये सभी चीजों को मेमोराइज करें, ठीक है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी पोर्शन में अगर आपकी डिमांड हो कि मैम ये टॉपिक लेके चलिए, ये टॉपिक लेके चलिए, तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे एवरीवन, थैंक यू।